राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 24 जनवरी के हिस्ट्री में हुए सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 24 जनवरी को जिन जिन फेमस पर्सनालिटी का बर्थ हुआ उनके बारे में जानेंगे एंड जिन जिन फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई उनके बारे में भी जानेंगे विथ फुल डिटेल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके हैंड रिटन नोट्स ही होंगे जो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। एंड आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी डे, प्लीज़ करंटली मेरे पास ना तो कोई स्टाइलस है ना मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड या पैनल है, तो प्लीज़ मुझे हर चीज़ लिखना पड़ता है बाय माय फिंगर्स ओनली। एंड इस उंगली से मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकता, तो प्लीज़ मैंने हर एक चीज़ को ऑलरेडी पीपीटीज़ में या स्लाइड में मेंशन किया हुआ है। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट से आपका सारा काम हो जाएगा। बट वट एवर आई एम सेइंग प्लीज़ राइट इट डाउन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पर्सनैलिटी से, जिनका आज के दिन यानी कि 24 जनवरी को बर्थ हुआ था। भारत रत्न के अवॉर्डी जिनको रिसेंटली 2024 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था आज के दिन। ओके, कर्पूरी ठाकुर बिहार के सबसे ज़्यादा रिनाउंड फेस, सबसे ज़्यादा फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार जो नॉन कांग्रेसी थे। ओके, बिहार के सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक मूव्स करने वाले इंसान कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उनके टीनेज से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड फ्रीडम मूवमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव। 1942 में जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पर इन्होंने बिहार के समस्तीपुर को काफ़ी ज़्यादा क्विट इंडिया मूवमेंट में लीड किया। एंड उसी वजह से बिहार से ये एक स्टेट फेस से बनते हुए ये एक नेशनल फेस बन गए अपनी अर्ली एजेस में। एंड अर्ली एज में ही इनको मिलने का मौका मिला गांधी जी से एंड सरदार पटेल से। ओके, और उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने आगे चल के काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स को भी लीड किया। एंड इसी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करने की वजह से उनको 26 महीने की जेल भी हुई। बट फाइनली इंडिपेंडेंस मिली, देश आज़ाद हुआ। एंड देश आज़ाद होने के बाद बिहार के ताजपुर सीट से ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ते हैं। ओके, बिहार के ताजपुर सीट से इंडिपेंडेंट एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं एंड इंडिपेंडेंटली जीतते भी हैं। आगे चल के ये सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ओके, 1960 में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हंगर स्ट्राइक चल रही थी, नॉर्मल जनरल स्ट्राइक चल रही थी, तो उसको लीड करते हैं। उसी ईयर में टेलीग्राफ एम्प्लॉयज़ की जब स्ट्राइक चल रही थी, ये उस प्रोटेस्ट को भी लीड करते हैं। एंड टेल्को लेबरर्स जो एक मूवमेंट चल रहा था, एक स्ट्राइक चल रही थी टेल्को लेबरर्स की, उस टेल्को लेबरर्स में ये 28 दिन की हंगर स्ट्राइक पर भी बैठते हैं, आमरण अनशन पर। ओके, कितने 28 दिन तक के। उस वजह से ये स्टेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए। ओके, वी कैन से वायरल इट ऑल्सो। एंड उसी वजह से इन फ्यूचर दिसंबर 1970 में ये बनते हैं बिहार के पहले नॉन कांग्रेसी। कौन? नॉन कांग्रेसी सीएम, बिहार के फर्स्ट नॉन कांग्रेसी। ओके, एंड 1970 और 71 में ये एक हिस्टोरिक मूव लॉन्च करते हैं, डेट इज़ टू बैन एल्कोहल इन बिहार। बिहार में शराब को टोटली बैन किया था 1970-71 में इन्होंने। आगे चल के सेंट्रल में थी इंदिरा गांधी की सरकार एंड इंदिरा गांधी में 1975 एंड 77 में इमरजेंसी लगा दी थी। उस पर्टिकुलर मूवमेंट में इन्होंने जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट को, जिसको टोटल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, उसको बिहार में काफ़ी ज़्यादा लीड किया। ओके, वन मोर थिंग, 1977 में जब इंदिरा गांधी हार गई, जनरल इलेक्शन हुए सेंट्रल लेवल के एंड बिहार के, तो बिहार के बनते हैं ये अपने सेकंड टाइम के सीएम, नॉन कांग्रेस सीएम सेकंड टाइम बनते हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कब? 1977 में। आगे चल के एक और हिस्टोरिक मूव करते हैं, ये 26% का रिजर्वेशन देते हैं। किसको? ओबीसी को, बैकवर्ड क्लासेस को 26% का रिजर्वेशन बिहार की गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड 78-79 में उस रिजर्वेशन का एक रिव्यू कमेटी बनी थी, जिसको लीड किया था मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट ने, वो मुंगेरी लाल जी ने। और मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने इनके इस डिसीज़न को, रिजर्वेशन वाले डिसीज़न को गलत ठहराया गया। उसी वजह से 21 अप्रैल 1971 को ये सीएम की पोस्ट से रिज़ाइन भी कर देते हैं। ओके, वन मोर थिंग,
अपने इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल जर्नी की वजह से, अपने इतने ज़्यादा पॉलिटिकल मूव्स की वजह से एंड इंडिपेंडेंटली देश को एक तरह से लीड करने के लिए बिहार को आज का करंट बिहार बनाने में अपना योगदान देने की वजह से इनको 26 जनवरी 2024 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आज की नेक्स्ट पर्सनालिटी और नेक्स्ट इवेंट जिनके बारे में, वो है एप्पल का मैकिंटोश लैपटॉप या वी कैन से कंप्यूटर। 1984 में आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी को 1924 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में स्टीव जॉब्स ने, किसने? स्टीव जॉब्स ने, जिसको फाउंडर ऑफ एप्पल भी कहते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपना पहला कंप्यूटर को लॉन्च किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंप्यूटर? मैकिंटोश। मैकिंटोश कंप्यूटर। ओके, वेट। ओके, तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको स्टीव जॉब्स ने बनाया था, जिसका सिस्टम टोटली डिपेंड था, जिसको अपन कहते हैं iOS। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता था, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सिर्फ हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज ही कंप्यूटर्स को ओन कर सकती थी। बट ये एक छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली कंप्यूटर था। पॉकेट फ्रेंडली इट मीन्स इस कंप्यूटर को ये नॉर्मली घर में भी यूज़ कर सकते थे। एंड ये पहला ऐसा कंप्यूटर बना था जो पर्सनल यूज़ के भी लिए या नॉर्मल इंसानों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। इसमें जो यूज़ हुई थी टेक्नोलॉजी वो हुई थी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वन मोर थिंग, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें माउस का यूज़ हुआ था। ओके, स्टीव जॉब्स का ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें माउस का यूज़ हुआ था। ओके, इसको किसने लॉन्च किया था? स्टीव जॉब्स ने, कंपनी एप्पल। एंड कब लॉन्च किया था? आज ही के दिन 1984 में, यानी कि 24 जनवरी 1984 के दिन, आज ही के दिन इस कंप्यूटर को लॉन्च किया था। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, नेशनलिस्ट फिगर। नेशनलिज्म जिसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, वी कैन से इट ऑल्सो। सोइची योकोई, जानते हैं इनके बारे में? कौन थे सोइची योकोई एंड क्या था इनकी हिस्ट्री और क्या था इनका लाइफ टाइम? तो ये इंपीरियल जापानीज आर्मी के एक कमांडर हुआ करते थे, एक सार्जेंट हुआ करते थे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जापानीज आर्मी के एक कमांडर हुआ करते थे, एक सैनिक हुआ करते थे। बट जापान ने एक आइलैंड है गुआम आइलैंड करके, ओके, एंड जापान ने उस गुआम आइलैंड को दिसंबर 1941 में कैप्चर कर लिया। बट जब वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए उतरा, जब वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए की एंट्री हुई, तो यूएसए ने उस गुआम को वापस से रिकैप्चर कर लिया। कब? जुलाई अगस्त 1944 को। ओके, एंड जापान की आर्मी ने उस पर्टिकुलर आइलैंड से टोटली सरेंडर कर दिया था। बट एक सैनिक, एक कमांडर, एक सोल्जर जिनका नाम था सोइची योकोई, उन्होंने इस सरेंडर को रिफ्यूज़ कर दिया। उनको लगा कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जापान के अगेंस्ट, क्योंकि उनका मानना था कि जापान तो किसी भी बैटल में हार ही नहीं सकता। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर थिंग को, इस पर्टिकुलर लीड को, इसको फेक प्रोपेगेंडा समझा। ओके, एंड इन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया। बट ये अपने लाइफ टाइम में जापान के उस गुआम के जंगल में 1944 से लेकर 1972 तक उन्होंने अपनी लाइफ को उस जंगल में ही स्टे करके रखा। पूरे 27 से 28 सालों तक ये उसी जंगल में रहे। ओके, उनको बिलीव था कि जापान हार ही नहीं सकती, उनको बिलीव था कि जापान को कोई दूसरा देश हरा ही नहीं सकता। ओके, सॉरी, और उनको 27 साल तक यही लगा कि ये तो एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जापान हार गया, ताकि जितने भी सैनिक है वो सरेंडर कर दे, या जितने भी सैनिक है, जितने भी सोल्जर्स है, उनका मोरल डाउन हो जाए। और उसी के चलते 27 से लेकर 28 साल तक, 27-28 सालों तक ये गुआम के जंगलों में अंडरग्राउंड केव में रहे। जंगली जानवरों का शिकार किया, पेड़ के पत्ते पहने। उन्होंने 27-28 साल तक प्रॉपरली वहाँ पर एज अ सोल्जर, एज अ वी कैन से टार्जन की तरह उन्होंने सर्वाइव किया। एंड फाइनली 24 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1972 में दो लोकल लोग थे, गुआनियम हंटर्स, उस गुआम के दो लोकल लोग थे। उन्होंने इनको नोटिस किया कि एक ऐसा इंसान जो यहाँ पर सरवाइव कर रहा है 27-28 सालों तक, कोई उनके बारे में जानना चाहा। जब उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी है 1945 में ही, बट
सोइची योकोई की अभी तक बिलीव था, उन्होंने बोला कि ये तो फेक प्रोपेगेंडा है। सोइची योकोई ने उन दोनों गुआनियम हंटर्स को अपना एनिमी समझा, बट फाइनली उनको रेस्क्यू किया गया एंड फरवरी 1972 में उनको उनके होमलैंड जापान को वापस पहुंचाया गया। ओके, एंड जैसे ही वो जापान पहुंचे, ये एक उस टाइम की सबसे ज़्यादा सेंसेशनल न्यूज़ थी, क्योंकि कौन 27 साल तक जिसको बिलीव नहीं हुआ, उसने अपने देश के लिए सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा समझते हुए स्टिल उस पर्टिकुलर कैंप को लीड किया। एंड प्लीज़ गो फॉर दैट मूवी ओनाडा, एक मूवी है ओनाडा नाम करके, प्लीज़ गो एंड सर्च अबाउट दैट मूवी, ये इन्हीं की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनैलिटी, जो है इंडियन के फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, इंडिया के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, कौन? होमी जहांगीर भाभा। तो जानते हैं इनकी लाइफ टाइम के बारे में, इनकी लाइफ सर्कल के बारे में। ओके, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड में, न्यूक्लियर थ्योरेटिकल फिजिक्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए। इनका सबसे ज़्यादा फेमस कंट्रीब्यूशन है भाभा स्कैटरिंग। ओके, इनके रिसर्च के एरिया हुआ करते थे न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी, कॉस्मिक रेज रिसर्च एंड काफ़ी ज़्यादा। फाइनली 1945 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया, डेट वॉज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कहाँ पर? मुंबई में, जिसको TIFR भी कहते हैं। होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो ये इनके ये एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एंड टाटा जो रतन टाटा है उनकी फैमिली से भी इनके लिंक हुआ करते थे। होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो ये उस टाइम को एक बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे, एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी। 1945 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया फिजिक्स की फील्ड में रिसर्च करने के लिए, डेट वॉज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एंड इसको फंडिंग किसने की थी? रतन टाटा जी के पिताजी ने। ओके, एंड आगे चल के वही TIFR 1948 में इस्टेब्लिश होकर बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की टाइम पे या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कमीशन बनता है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उसके चेयरमैनशिप किसके हाथों में आती है? होमी जहांगीर भाभा के अंडर। ओके, एंड 1945 में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना था, उसको 1954 में चेंज करके बना दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो आगे चल के बनता है एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्बे। ओके, एंड इसकी एक जब होमी जहांगीर भाभा जी की डेथ हो जाती है तो उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि प्राप्त देने के लिए उसका नाम करके चेंज करके बदल दिया जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि बार्क। ओके, अब बात करते हैं इनके बारे में। इन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को भी लीड किया, चेयर किया। ये सेक्रेटरी हुआ करते थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, एंड पर्सनल एडवाइज़र हुआ करते थे एटॉमिक की फील्ड के, किसके? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के। इनको 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, एंड 1955 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, 1966 में। एंड फाइनली 24 जनवरी 1966, आज ही के दिन, आज से 60 साल पहले, आज से फिक्स 60 साल पहले एयर इंडिया की फ्लाइट 101 का एक क्रैश होता है। कहाँ पर? माउंट ब्लैंक, फ्रांस। माउंट ब्लैंक एक पहाड़ी है, कहाँ पर? फ्रांस में। वहाँ पर उनकी फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट 101 का क्रैश होता है और उनकी आकस्मिक डेथ हो जाती है। काफ़ी रिपोर्ट्स और काफ़ी सोर्सेज से ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि इनकी डेथ प्री प्लान्ड थी। किसके द्वारा? अमेरिकन जासूस, अमेरिकन CIA के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहे थे एक वैसे प्रोग्राम को जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी टाइम पहले 1960s में ही न्यूक्लियर पावर्ड बन सकता था। तो कहा जाता है कि अमेरिका की CIA एजेंसी ने इनको मरवा दिया या उनका असैसिनेशन करा दिया। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी पर, जो है विंस्टन चर्चिल। पूरे ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, जिस प्राइम मिनिस्टर से एडोल्फ हिटलर भी डरता था। एक्चुअली इनकी लाइफ की जर्नी से बात करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ या छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एडोल्फ हिटलर जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पूरी दुनिया में या पूरे यूरोप में एक हड़कंप सा मचा दिया था, एंड उस टाइम पर ब्रिटेन की कमांड हुआ करती थी किसके हाथों में? नेविल चैम्बरलिन के हाथों में।
नेविल चैम्बरलिन के हाथों में। बट नेविल चैम्बरलिन ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया एंड उस पोस्ट पर यानी कि पीएम की पोस्ट पर और कोई भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि जो भी उस पोस्ट को लेता एडोल्फ हिटलर उसको डिग्रेड करते हुए उसको टोटली उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी पे वो इल्ज़ाम लगता कि इसके टाइम पीरियड पे ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 को हारा है। ओके, बट ये कदम उठाया, ये पोस्ट लेने के लिए रेडी हुए विंस्टन चर्चिल एंड उन्होंने एक स्लोगन दिया, नेवर 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 गिव अप, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल नेवर सरेंडर। विंस्टन चर्चिल ने कहा था एडोल्फ हिटलर के लिए कि हम कभी भी, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, हमें अगर बीचों पर भी लड़ना होगा, समुद्र के तटों पर, तो हम लड़ेंगे। और इसी की वजह से ब्रिटेन की पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा उनका मोरल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ एंड उन्होंने फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 को यूएसए एंड यूएसएसआर की हेल्प से एडोल्फ हिटलर को प्रॉपरली हराया। तो चलिए इनकी जर्नी की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये 1900 में पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं एंड 1900 में मात्र 24 साल की एज में ये बनते हैं वहाँ के एमएलए, वी कैन से इट एमएलए, वहाँ के एमएलए बनते हैं वहाँ पर। ओके, वहाँ पर एमएलए बनते हैं। ओके, एंड आगे चल के 1910 से 1911 में होम सेक्रेटरी भी बनते हैं एंड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी, जैसे यहाँ पर इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट होती है, वैसे ही ब्रिटेन में एक पोस्ट होती है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। वो 2 बार बने थे, 1911 से 15 तक एंड 1939 से 1940 तक। आगे चल के ये बनते हैं 2 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, 1940 से 45 एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड 1951 से 1955 एंड ये एक सोल्जर हुआ करते थे, एक पॉलिटिशियन भी थे एंड वन मोर थिंग, ये एक बहुत बड़े राइटर भी थे। इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के फील्ड में 1953 में। ओके, वन मोर थिंग, विंस्टन चर्चिल ने ही वह इंसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर, हाफ बैग्ड नेगर भी कहा था। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इनके बारे में जानना है तो प्लीज़ गो फॉर वन मूवी एंड द नेम ऑफ द मूवी इज़ डार्केस्ट आवर। प्लीज़ गो फॉर दैट मूवी। आपको पता चलेगा कि एडोल्फ हिटलर से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पूरी दुनिया खौफ खाती थी, उनसे डरती थी, बट ये इंसान विंस्टन चर्चिल ने कैसे एडोल्फ हिटलर को ख़त्म किया, उसको एक तरह से निस्तनाबूद कर दिया। ओके, तो चलिए मूव करते हैं थैंक यू नोट पर। सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ टाइम टू टाइम इन द मॉर्निंग 6 बजे एक सेशन आता है जिसमें सारे के सारे उस डे के करंट अफेयर्स को कराया जाता है इन फुल डिटेल एंड 11 बजे डेली यही सेशन आता है टुडे इन सीरीज़ का, टुडे इन हिस्ट्री वाली सीरीज़ का, जिसमें उस पर्टिकुलर डेट का 21, 22, 23 जो भी पर्टिकुलर डेट होती है उसके हर एक इवेंट, हर एक पर्सनैलिटी के जिनका उस डेट को बर्थ हुआ या डेथ हुई उनके बारे में डिटेल में समझाया जाता है। प्लीज़ गो फॉर दिस। थैंक यू।